स्टूडेंट्स, अभी हम लोग गॉस के नियम के उपयोग को देख रहे हैं। उसी में हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है कि एक स्फेरिकल सेल मतलब एक खोखले गोले के ऊपर अगर आवेश फैला हुआ हो तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे हम लोग निकालेंगे। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग 3 कंडीशन में निकालेंगे। खोखला गोला कहने का मतलब है आप फुटबॉल ले सकते हैं। फुटबॉल का क्या होता है, ऊपर से थोड़ा सा मोटाई होता है, बीच में खोखला होता है। या फिर आप टेनिस बॉल जिससे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं उसको ले सकते हैं, वो थोड़ा सा मोटा होता है, बीच में खोखला होता है, तो इसको हमको ले लेना है। अब वो मान लीजिए कि किसी मेटल का है, कोई भी आप धातु ले लीजिए, मान लीजिए एल्यूमिनियम ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए, गोल्ड ले लीजिए, सिल्वर ले लीजिए, जो आपको लेना है ले लीजिए। उस मेटल का वो, उस धातु का वो हमारा गोला है, उस पर आवेश, उस पर चार्ज जो है चारों तरफ से फैला हुआ है, समरूप मतलब एक समान चारों तरफ से फैला हुआ है, जिसके कारण हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक बार, ये जो मान लीजिए ये गोला है हमारा, गोले के बाहर बाहर कहीं भी हमको निकालना है। दूसरा बार हमको गोला का जो सतह है इस गोले के सतह पे निकालना है, और तीसरा बार हमको गोला के अंदर निकालना है। मतलब 3 कंडीशन में हमको विद्युत क्षेत्र का तीव्रता निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप मेरे साथ हेडिंग दे दीजिए, एक समान रूप से आवेशित खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक समान रूप से आवेशित कहने का मतलब कि आवेश चारों तरफ एक समान है। खोखला गोला आप जान ही रहे, खोखला गोला मतलब जो बीच में खोखला हो और गोला के आकार का हो। तो खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल, है ना। तो सबसे पहले हम लोग फिगर को बनाएंगे। फिगर को मान लीजिए कि ये हमारा गोला है, मेरा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, आप लोग परफेक्ट गोल बनाइएगा। ये मान लीजिए कि हमारा एक गोला है, ये हमारा खोखला गोला है ना, मतलब बीच में खाली है और चारों तरफ से ऐसा फुटबॉल की तरह है, छोटा सा फुटबॉल मान लीजिए, ये छोटा वाला फुटबॉल है। इसका जो केंद्र है ये यहाँ पर मान लीजिए कि सेंटर कुछ O है, और ये जो हमारा गोला है इस गोले का त्रिज्या मान लीजिए कि कुछ R है, कैपिटल R है, ठीक। और इस पे हमारा कुछ आवेश इस तरह से फैला हुआ है, चारों तरफ हमारा धन आवेश इस पे फैला हुआ है। आप चाहेंगे तो ऋण आवेश को भी फैला सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस दिशा का फर्क हो जाएगा। जो विद्युत क्षेत्र रेखा हम लोग बाहर की तरफ मान रहे हैं कि जा रही है, उस विद्युत क्षेत्र रेखा को अंदर की दिशा में बस लेना पड़ेगा और कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब इस स्थिति में हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर मान लीजिए कि यहाँ पे P बिंदु पर हमको निकालना है। मान लीजिए कि ये जो केंद्र है, केंद्र से R दूरी पर, यहाँ से मान लेते हैं कि कुछ तो दूरी होगा, 2 मीटर, 5 मीटर, 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, कुछ भी। तो यहाँ से मान लीजिए कि छोटा R दूरी पर एक P बिंदु है। इस P बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, ठीक है। अब हम लोग क्या जानते हैं कि जहाँ पर सिर्फ 2 आवेश हो वहाँ पे हम लोग किसका उपयोग करते हैं, कूलॉम के नियम का उपयोग करते हैं। जहाँ पर 2 से ज़्यादा चार्ज हो, 3, 4, 5, मतलब n नंबर ऑफ चार्जेज हो, 10 को, 20 को, 50 को, जहाँ पर काउंटेबल नंबर ऑफ चार्जेज हो, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा चार्ज है, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ चार्ज है, मतलब इतना ज़्यादा चार्ज है, इतना ज़्यादा आवेश है जिसको हम लोग गिनती नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में चार्ज है। तो इस कंडीशन में ना तो हम लोग कूलॉम का नियम लगाएंगे, ना ही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहने का मतलब बहुल आवेशों के बीच बल, उस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग यहाँ पर नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, गॉसिय पृष्ठ, गॉसियन सरफेस का यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। तो इसके चारों तरफ हम लोग क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस ले लेते हैं, गॉसिय पृष्ठ ले लेते हैं। अब गॉसिय पृष्ठ लेने का हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि गॉसिय पृष्ठ कैसे लेना है, जो आवेश हमारा फैला हुआ है किसी भी सतह पर, एक ऐसा सरफेस, एक ऐसा सतह हमको लेना है जो आवेश फैला हुआ है उसको चारों तरफ से ढक सके, उसको चारों तरफ से कवर कर सके। अब ये जो फुटबॉल है, मान लीजिए कि हमारा कुछ छोटा सा फुटबॉल है, इतना बड़ा फुटबॉल है, ठीक है। और ये जो फुटबॉल है हमारा, मान लेते हैं एक बड़ा सा फुटबॉल है। ये बड़ा वाले फुटबॉल का जो त्रिज्या है, रेडियस है, वो क्या है, R, और R हमारा क्या है, जहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है वहाँ से लेके इसके केंद्र के बीच की दूरी है, ठीक। तो जहाँ पे जिस बिंदु पर भी हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक गॉसिय पृष्ठ ले लेंगे, ठीक। तो ये हमारा फिगर हो गया।
अब पहले इन सारी बातों को हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले तीन कंडीशन हमारा होगा। स्थिति एक में जब हमारा पी पॉइंट बाहर की तरफ है, मतलब जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना है वो बाहर है। दूसरा कंडीशन कहाँ होगा, जब विद्युत क्षेत्र रेखा हमको निकालना होगा इसके सतह पर। तीसरा स्थिति होगा जब अंदर निकालना होगा। तो सबसे पहले हम लोग स्थिति 1 ले लेते हैं। स्थिति एक हमारा क्या है, जब P बिंदु गोले के बाहर स्थित हो, पहला कंडीशन है ये हमारा कि जब P बिंदु जो है हमारा, ये P बिंदु गोला के बाहर स्थित है। ठीक है, अब इस स्थिति में हम लोग देखते हैं, सारा कंडीशन पहले हम लोग लिख लेते हैं। हम लोग एक R त्रिज्या का खोखला गोला लेते हैं, जिसका आवेश, जिसका मध्य बिंदु O है, जिसका मध्य बिंदु सेंटर कितना है, O है, जिसका मध्य बिंदु O है, एवं इस गोले पर आवेश Q फैला हुआ है, यहाँ जो हमारा आवेश फैला हुआ है इसको हम लोग कुछ आवेश Q मान लेते हैं। ठीक, अब इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि हमको P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। इस चीज को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि P बिंदु जो केंद्र O से R दूरी पर है, वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है P बिंदु पर। अब ध्यान से समझेंगे स्थिति को। P बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र का तीव्रता ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, R त्रिज्या का एक गौसीय पृष्ठ ले लेंगे। इसलिए P बिंदु से R त्रिज्या की एक गौसीय पृष्ठ लेते हैं। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्थिति को देखेंगे। यहाँ जो हमारा धन आवेश फैला हुआ है, पॉजिटिव चार्ज जो हमारा फैला हुआ है, अब धन आवेश के कारण क्या होगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं चारों तरफ निकलेंगी, इधर चारों तरफ विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी। अभी स्थिति हम लोग देखे थे, क्या स्थिति था कि एक गोला है, गोले पे आवेश फैला हुआ है चारों तरफ से, और फिर हमारा जो गौसीय पृष्ठ जो हम लोग लिए हैं वो बाहर की तरफ है। तो हम लोग क्या जानते हैं, जब आवेश होता है तो आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की तरफ निकल रही होती है। तो यहाँ से मान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरह से चारों तरफ निकल रही हैं, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलकर जो हमारा बाहर वाला गोला है उसको पार कर रही है। तो हम लोग क्या जानते हैं, जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी भी सतह को पार करती है तो क्या उत्पन्न होता है, विद्युत
फ्लक्स उत्पन्न होता है ना, विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होता है। तो यहाँ से जो हमारा विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं, यहाँ से जो क्रॉस करेंगी, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से चारों तरफ क्रॉस करेंगी, तो हम लोग कहीं पे भी मान लेते हैं, यहीं पे मान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र रेखा यहाँ से P बिंदु पर जहाँ पर हमको निकालना है, यहाँ से इस तरह से पार कर रही है। क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखा यहाँ से गुजर रही है, तो विद्युत क्षेत्र रेखा को हम लोग E से सूचित करते हैं। और जहाँ से ये पार कर रही है, यहाँ पर एक छोटा सा एरिया, छोटा सा क्षेत्रफल है, छोटे से क्षेत्रफल से ये विद्युत क्षेत्र रेखा गुजर रही है। तो यहाँ जो सतह है उसको हम लोग छोटा सा एरिया ds मान लेते हैं। s मतलब सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, और ds मतलब ये छोटा सा सरफेस एरिया, छोटा सा सतह का क्षेत्रफल है ना। s मतलब पूरा सतह का क्षेत्रफल और ds मतलब छोटा सा सतह का क्षेत्रफल हम लोग मान लेते हैं। ठीक, तो अब हम लोग विद्युत फ्लक्स के परिभाषा से क्या जानते हैं? विद्युत फ्लक्स के परिभाषा से हमको फाई का वैल्यू मिलता है, उसको हम लोग लिखते हैं। विद्युत फ्लक्स का परिभाषा अगर आपके ध्यान में हो तो थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे। विद्युत फ्लक्स के परिभाषा, विद्युत फ्लक्स के परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स के परिभाषा से हमको क्या मिलता है? फाई बराबर क्या होता है? क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। पिछला जो प्रमेय था उसमें भी आप लोग देखे रहे होंगे इस चीज़ को, फाई बराबर क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। तो यहाँ पर ई डॉट डी एस जो मतलब ये हमारा विद्युत फ्लक्स का परिभाषा है। विद्युत फ्लक्स वाला अगर आप नहीं पढ़े हैं अभी तक तो उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप उसको देख लीजिएगा। विद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है? क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, है ना। इंटीग्रेशन में बस हम लोग ऐसे लगा देते हैं, क्लोज मतलब ये पूरा बंद सतह है, जो हमारा गोला है वो क्या है? बंद सतह है, इसलिए इसे हम लोग क्लोज सरफेस लगा देते हैं, है ना। फिर यहाँ पर हमारा डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट आप लोग जानते हैं क्या हो जाएगा? क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी एस कॉस थीटा। यहाँ पर हमारा बिंदु गुणन है, बिंदु गुणन अगर ए और बी का अगर हम लोग करें, ए सदिश गुना बी सदिश बिंदु गुणन करें तो क्या मिलेगा हमको? ए बी कॉस थीटा मिलेगा, जहाँ पर थीटा क्या है? ए और बी दोनों के बीच का कोण है। ठीक, तो इस स्थिति में जो हमारा विद्युत क्षेत्र रेखा और जो हमारा एरिया वेक्टर है, जो हमारा क्षेत्रफल सदिश है, दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र रेखा ध्यान देंगे यहाँ से ऐसे जा रही है, और जो हमारा एरिया वेक्टर है, क्षेत्रफल सदिश है ds, वो भी इसी दिशा में है, मतलब दोनों एक ही दिशा में है। जब दो सदिश हमारा एक ही दिशा में हो, मान लीजिए ये भी इधर ही है और ये भी इधर ही है, उस स्थिति में क्या होगा? दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री हो जाएगा। मतलब यहाँ पर थीटा का मान कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी एस कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है? जितना साइन 90 डिग्री का होता है, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1, मतलब कॉस 0 डिग्री का 1 हो जाएगा। 1 से इसमें गुना करेंगे कितना हो जाएगा? क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी एस गुना 1। अब E यहाँ पे क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखा की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र रेखा की तीव्रता E का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? Q/4πε0 इंटू आर स्क्वायर, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। अब जो है ये हमारा विद्युत क्षेत्र बोलिए या विद्युत क्षेत्र तीव्रता बोलिए, इस स्थिति में अगर हम लोग देखें तो आवेश का मान फिक्स होता है। आवेश का मान 2 कूलम, 5 कूलम, 10 कूलम, कुछ ना कुछ निश्चित मान होता है। 1/4πε0 का भी मान फिक्स होता है, 9 × 10 के पावर 9। और R जो है, R यहाँ से यहाँ का मान एकदम फिक्स है, 2 मीटर, 10 मीटर, 5 मीटर, आधा सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, कुछ ना कुछ फिक्स मान होगा। मतलब विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो है हमारा, विद्युत क्षेत्र तीव्रता E, वो क्या हो जाएगा? एकदम कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब अचर हो जाएगा। अचर को हम लोग क्या करते हैं? इंटीग्रेशन में बाहर निकाल देते हैं। फिर यहाँ पे क्या होगा? E हमारा बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds। अब ds हमारा क्या है? छोटा सा क्षेत्रफल है, छोटा सा क्षेत्रफल, बस यहाँ से यहाँ के बीच का क्षेत्रफल। मतलब फुटबॉल जो हमारा है, फुटबॉल हमारा क्या होता है? बड़ा सा पूरा होता है, उसमें छोटा सा क्षेत्रफल हम लोग ले लेते हैं। आप देखते होंगे उसमें ऐसे ऐसे जो छोटा 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 बहुत सारा क्षेत्रफल होता है, तो छोटा सा क्षेत्रफल हम लोग ले लेते हैं। तो ये फुटबॉल का छोटा सा क्षेत्रफल ds है। तो छोटा सा क्षेत्रफल को अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? बड़ा सा क्षेत्रफल, मतलब पूरा क्षेत्रफल मिलेगा। तो पूरा क्षेत्रफल किसका हो जाएगा? स्फीयर का हो जाएगा, गोला का हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? E गुना गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, E गुना गोले का
पृष्ठीय क्षेत्रफल, ई गुना गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा फाई का मान। ठीक है, अब इधर हमारा स्पेस है तो इसको हम लोग घेरा लगाकर इधर लिख लेते हैं, इधर से इसको घेर कर हम लोग इधर लिख लेते हैं। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, फिर फाई बराबर हो जाएगा हमारा ई गुना गोला का हमारा क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई और आर हमारा क्या हो जाएगा, आर हमारा ये यहाँ से यहाँ के बीच का त्रिज्या स्मॉल आर है, छोटा वाला आर है, तो 4 पाई आर स्क्वायर। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक, यह विद्युत फ्लक्स के परिभाषा के अनुसार है। अब गॉस के नियम के अनुसार विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है फाई बराबर, उस चीज़ को हम लोग लिखेंगे गॉस के नियम के अनुसार, गॉस के नियमानुसार विद्युत फ्लक्स, लिखिए दीजिए विद्युत फ्लक्स, गॉस के नियमानुसार विद्युत फ्लक्स जो फाई का मान है हमारा, वो फाई बराबर क्या होता है, गॉस का कहने हैं कि जो विद्युत फ्लक्स का मान होता है इसके अंदर जितना भी चार्ज उपस्थित है, तो चार्ज कितना उपस्थित है क्यू, वो चार्ज 1/ε0 के गुना के बराबर होता है। मतलब कि फाई बराबर क्यू गुना 1/ε0 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q/ε0 हो जाएगा, ऊपर क्यू और नीचे डिवाइडेड बाई ε0 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब समीकरण 1 और समीकरण दोनों को गौर करें तो लेफ्ट साइड में फाई है, बाएं साइड में दोनों का फाई है, दाहिने साइड में कुछ अलग है। अगर बाईं तरफ बराबर हो तो हम लोग दाईं तरफ भी बराबर कर सकते हैं, ऐसा आप लोग पहले से भी जानते हैं। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 को बराबर करने पर, समीकरण 1 एवं 2 को बराबर करने पर, समीकरण 1 और 2 दोनों को अगर हम लोग बराबर करें तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, फाई ई गुना 4 पाई आर स्क्वायर, ई गुना 4 पाई आर स्क्वायर बराबर इस तरफ क्या हो जाएगा Q/ε0। ठीक है, अब इस स्थिति में हमारे पास स्पेस नहीं है तो आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चूँकि बोर्ड हमारा थोड़ा सा छोटा है और इससे बड़ा अगर हम लोग रखें भी तो कैमरे में अच्छे से नहीं आ पाएगा, इसलिए आप फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं ऊपर से थोड़ा सा मिटाऊंगा। उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फिगर बनाना है। फिगर बनाने के बाद यहाँ से ये वाला पूरा नोट करते हुए ऐसे करके ऐसे जाना है, फिर यहाँ के बाद यहाँ से नीचे की तरफ यहाँ पे आना है। अब मैं ऊपर से थोड़ा सा मिटा रहा हूँ स्थिति 1 को। उसके बाद हम लोग जो नीचे थोड़ा सा कैलकुलेशन बचा हुआ है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, नीचे वाले कैलकुलेशन को बस कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर हमारा ये स्थिति 1 हो जाएगा। फिर स्थिति 2 और 3 छोटा छोटा है, स्थिति 1 ही काफ़ी बड़ा है। तो स्थिति 1 का जो हमारा बचा हुआ पोर्शन है ई गुना 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ई गुना 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्या है Q/ε0, Q/ε0। हमको निकालना क्या था एक्चुअली, इसमें हमको निकालना था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब ई का मान हमको निकालना था। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा हमारा Q/4 पाई, मतलब ई हमको निकालना है तो इसको ई इधर गुना में है 4 पाई आर स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा, मतलब Q/, यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर को हम लोग नीचे ला रहे हैं तो 4 पाई, उसके बाद ε0 लिख देते हैं और गुना आर स्क्वायर, है ना। मतलब विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो है हमारा ई का मान हमारा कितना आता है Q/4 पाई ε0 गुना आर स्क्वायर। कब, जब हमारा आवेश या फिर जो बिंदु बोलिए यहाँ पे, या तो यहाँ पे हम लोग टेस्ट चार्ज बोलते हैं प्रायोगिक आवेश, या फिर जिस बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना है वो बाहर हो, मतलब स्थिति 1 हमारा बाहर था, बाहर हो, तो बाहर वाली स्थिति में ई बराबर कितना हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान हो जाएगा Q/4 पाई ε0 गुना आर स्क्वायर। स्थिति 1 का ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप नोट कर रहे थे, नहीं कर रहे तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसको पूरा को मैं अभी रेज करूँगा और स्थिति 2 अब हम लोग देखेंगे। उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, मैं नीचे से मिटा रहा हूं।
उसके बाद ऊपर वाला भी मिटा दूंगा, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप उसको नोट कर लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए, क्योंकि उसको भी मैं मिटा देता हूँ। फिर स्थिति 2 हम लोग देखेंगे। स्थिति 2 हम लोग क्या जानते हैं, स्थिति 2 हमको लेना है जब ये P पॉइंट जहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना है, P पॉइंट, उसको हम लोग यहाँ बाहर नहीं लेके इसी पॉइंट पर लेंगे, इसके सतह पर लेंगे, फुटबॉल के सतह पर लेंगे। इसको मैं मिटा रहा हूँ। फिगर आपको फिर से थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, फिगर आपको एक बार फिर से बनाना पड़ेगा, है ना। स्थिति 2 के लिए मान लेते हैं यहाँ पर हमारा कुछ P पॉइंट है, इस P पॉइंट पर हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र तीव्रता। अब इस स्थिति में हम लोग गौर करेंगे, जो हमारा गौसीय सतह था, गौसीय पृष्ठ था, गौसीय पृष्ठ हम लोग यहाँ से ले रहे थे ऐसे, यहाँ पर हमारा गौसीय पृष्ठ भी यही हो जाएगा, जो मतलब जिस पृष्ठ पर हमारा आवेश फैला हुआ है, जिस सतह पर हमारा आवेश फैला हुआ है, वही हमारा गौसीय सतह भी हो जाएगा। अतः विद्युत क्षेत्र रेखा जो यहाँ से क्रॉस कर रही होगी वो हमारा कुछ E है ना, और यहाँ जो छोटा सा एरिया है, इस एरिया को हम लोग DS ले लेंगे। ये छोटा सा एरिया हमारा DS, और इस बिंदु का नाम कुछ P पॉइंट हम लोग ले लेते हैं। अब इसी को हम लोग स्थिति 2 लिखेंगे ऊपर। स्थिति 2, स्थिति 2 है हमारा जब P बिंदु खोखले गोले, जब P बिंदु खोखले गोले के सतह पर हो, खोखले गोले के सतह पर हो। जब P बिंदु हमारा खोखला गोला जो है इसके सतह पर है, ठीक है। इस स्थिति में हमारा यहाँ जो विद्युत फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है वो विद्युत फ्लक्स, एक बार विद्युत फ्लक्स के परिभाषा के अनुसार और दूसरी बार हम लोग गॉस के नियम के अनुसार लिखते हैं। विद्युत फ्लक्स के परिभाषा के अनुसार, विद्युत फ्लक्स के परिभाषा के अनुसार फाई का मान, फाई बराबर हमारा क्या होता है, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अभी इस तरह का स्थिति हम लोग देखे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र तीव्रता E आपको मालूम है कि हमारा कांस्टेंट है, या फिर एक स्टेप बढ़ा ही देता हूँ, E ds क्या हो जाएगा, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ E ds cos थीटा, है ना। तो थीटा का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र तीव्रता इसी लाइन में है हमारा E, और हमारा एरिया वेक्टर भी जो हमारा क्षेत्रफल सदिश है ds वो भी इसी लाइन में है, मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। मतलब क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ E ds गुना क्या हो जाएगा, cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री का मान कितना, 1 होता है, 1 से गुना करेंगे हमारा सेम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ E ds गुना 1 E हमारा बाहर आ जाएगा, E को हम लोग बाहर निकाल देंगे, चूंकि ये हमारा E क्या है, कांस्टेंट है, हमारा अचर है। पिछले कंडीशन में भी हम लोग देखे थे, इसको बाहर निकाल देंगे, अंदर क्या बचेगा, ds। सब कुछ पिछले जैसा ही है, कुछ भी इसमें नया नहीं है। तो E, और यहाँ पर हमारा क्या है, ये क्षेत्रफल है, किसका क्षेत्रफल है, इसका, ये जो हमारा सतह है, इसका गोले का जो सतह है, इस गोले के सतह का क्षेत्रफल है। E गुना गोले का सतह क्षेत्रफल लिख दीजिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सतह क्षेत्रफल जो आप लिखना चाहते हैं लिख दीजिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो E गुना क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये किसका माना गया, फाई का माना गया, किसके अनुसार, फाई का माना गया हमारा विद्युत फ्लक्स के परिभाषा के अनुसार। इसको अब हम लोग ऐसे घेरा डाल देते हैं, ये हमारा कुछ यहाँ तक है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ के बाद यहाँ से, है ना। अब किसके अनुसार, गॉस के नियम के अनुसार, गॉस के नियमानुसार, गॉस के नियमानुसार विद्युत फ्लक्स, गॉस के नियमानुसार विद्युत फ्लक्स जो हमारा फाई है, वो फाई का मान कितना होता है, Q/ε0, है ना। इसको समीकरण 1 मान लीजिए और इसको समीकरण 2 मान लीजिए।
समीकरण 1 में भी बाएं तरफ फाई, समीकरण 2 में भी बाएं तरफ फाई, समीकरण 1 और दोनों को अब हम लोग क्या करेंगे, बराबर करेंगे, है ना। तो इस चीज़ को हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान में लाइएगा, जो पिछला हमारा गोला था, पिछले गोले का त्रिज्या कितना था, छोटा वाला आर था, और यहाँ पर जो हमारा गोला है, इस गोले का त्रिज्या क्या है, बड़ा वाला आर है, कैपिटल आर है ना। तो यहाँ पे हम लोग कैपिटल आर लिखेंगे, क्योंकि इसका त्रिज्या हमारा कितना है, बड़ा वाला आर है, तो बड़ा वाला आर डाल दिए हम लोग। समीकरण 1 एवं 2 को बराबर करने पर, समीकरण 1 एवं 2 को बराबर करने पर, समीकरण 1 और 2 को बराबर कीजिए तो क्या मिलेगा, ई गुना 4 पाई आर स्क्वायर बराबर, इधर हमारा क्या है, क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ई बराबर अगर हम लोग लिखना चाहे तो ई बराबर क्या हो जाएगा, छोटा वाला आर ही लिखा जा रहा है, बड़ा वाला आर लिखना है, यहाँ पे कैपिटल आर है ना। तो ई बराबर लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, ऊपर क्यू रहेगा और 4 पाई आर स्क्वायर नीचे आके इसमें गुणा हो जाएगा, है ना। मतलब कि क्यू बट्टा 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई लिखते हैं, फिर एप्सिलॉन नॉट डाल देते हैं और फिर गुना आर स्क्वायर डाल देंगे। ठीक, मतलब विद्युत क्षेत्र तीव्रता का जो हमारा मान है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान हो जाएगा क्यू बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना आर स्क्वायर। यहाँ पे आर क्या होगा, जो जहाँ पे हमको, जिस पॉइंट पर हमको विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना है, उस पॉइंट से इस गोले के केंद्र के बीच की दूरी। और पिछले वाले में क्या था, जिस पॉइंट पर हमको विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना था, वहाँ से केंद्र के बीच की दूरी था, मतलब छोटा वाला आर था। बस यही हमारा हो गया सेकेंड कंडीशन, स्थिति 2। उम्मीद है आप नोट कर रहे थे, नहीं कर रहे थे तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेके फिर आप इसको नोट कर लेंगे। उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर चुके हैं। अब इसके बाद जो है आप इसको कैसे नोट करेंगे, यहाँ से पहले नोट करते हुए यहाँ तक आएंगे और फिर यहाँ पे नोट करने के बाद यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे ख़त्म करेंगे। ये हमारा दूसरा स्थिति है ना। 5 मार्क्स का आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसका 5 मार्क्स का ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। इसको मिटाने के बाद हम लोग स्थिति 3 को देखेंगे। स्थिति 3 भी हमारा बहुत छोटा है, मतलब 2 से छोटा है 3। जैसे 1 से छोटा 2 था, फिर 2 से छोटा हम लोग क्या देखेंगे, 3 को। स्थिति 3 जो है हमारा वो स्थिति 2 से छोटा, बहुत सिंपल है, उसमें कुछ खास करना ही नहीं है। जैसे इसमें हमारा विद्युत फ्लक्स उत्पन्न हो रहा था, उसमें आप लोग देखेंगे कि विद्युत फ्लक्स उत्पन्न ही नहीं होगा। कैसे उत्पन्न नहीं होगा तो उसको हम लोग देखेंगे। पहले आप हेडिंग दे देंगे मेरे साथ। स्थिति 3, जब बिंदु P खोखले गोले के अंदर हो, जब बिंदु P खोखले गोले के अंदर हो। 2 स्थिति हम लोग देख लिए थे, जब एक बार बाहर होगा, जब एक बार इसके सतह पर होगा, अब इस बार अंदर होगा। मतलब इसमें हमको थोड़ा सा सुधार लाना है। ये हमारा कुछ गोला है इस तरह से, यहाँ पर आवेश फैला हुआ है। अब इस बार जो है हमारा मान लीजिए कि कुछ यहाँ पर P पॉइंट है, ठीक है, ध्यान देंगे। P बिंदु हमारा अंदर है और आवेश हमारा कहाँ फैला हुआ है, बाहर। तो हम लोग क्या जानते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा क्या होती है, बाहर की तरफ जाती है। तो यहाँ जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो तो बाहर की तरफ ऐसे 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 जा रही है। तो यहाँ अगर हम लोग गौसीय सतह लेंगे, ऐसे अगर गौसीय सतह हम लोग लेते हैं, तो इस गौसीय सतह को, इस P बिंदु पर जो हमारा गौसीय सतह है, इस गौसीय सतह को तो कोई विद्युत क्षेत्र रेखा पार ही नहीं कर रहा है। जब जो हमारा गौसीय सतह है उस सतह को विद्युत क्षेत्र रेखा पार ही नहीं करेगा, तो हमारा विद्युत फ्लक्स ही उत्पन्न नहीं होगा। और विद्युत फ्लक्स उत्पन्न नहीं होगा तो विद्युत फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, 0। अब इस स्थिति को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। जब P बिंदु अंदर हो, तो कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा गौसीय सतह को
गॉसीय सतह को या गॉसीय पृष्ठ को पार नहीं करेगी, पार नहीं करेगी। इस स्थिति में क्या हो जाएगा, हमारा विद्युत फ्लक्स ही नहीं उत्पन्न होगा। फिर जिसके कारण विद्युत फ्लक्स उत्पन्न नहीं होगी, जिसके कारण विद्युत फ्लक्स उत्पन्न नहीं होगी। अब विद्युत फ्लक्स हमारा उत्पन्न नहीं होगा मतलब क्या होगा, फाई का मान हमारा 0 हो जाएगा। जो हमारा एक बार फाई का मान हमारा कितना होता था, E गुना 4πr² होता था, और एक बार फाई का मान कितना होता था, Q/ε0 होता था। ठीक है, तो इसके अंदर कोई आवेश ही नहीं है, इसके अंदर कोई आवेश ही नहीं, आवेश का मान 0 है, आवेश का मान कितना है 0। इसके अंदर, इसके बाहर है आवेश, तो बाहर से तो हमको मतलब है नहीं, बाहर होगा तो विद्युत फ्लक्स उत्पन्न ही नहीं होगा। तो ये 0 है, तो इस स्थिति में हमारा क्या हो जाएगा, ये विद्युत फ्लक्स 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग इसको 0 लिख देते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाई बराबर 0/ε0। अब इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, इसको r' मान लेते हैं, इसका जो त्रिज्या है वो कुछ r' मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ जो है हमारा E गुना 4πr², E गुना 4πr' क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0/ε0 के। मतलब आवेश नहीं है, मतलब 0 है, मतलब ये हमारा टोटल 0 है। तो E बराबर क्या हो जाएगा, 4πr'², 0 में भाग लगेगा, मतलब ये पूरा हमारा 0 हो जाएगा। मतलब विद्युत फ्लक्स, ये जो हमारा विद्युत क्षेत्र का तीव्रता उत्पन्न होगा उसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर आप इसको नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, और नहीं करना चाहे तो डायरेक्ट इस चीज़ को आप लिख सकते हैं। यहाँ तक लिखने के बाद आप डायरेक्ट इसको लिख लेंगे या फिर ये भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा तीसरा स्थिति क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान 0 हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ भी सकता है कि खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, तो आप क्या बोलेंगे, 0। खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान क्या होता है, 0 होता है। हमारा स्थिति 3 है, आप इसको फटक से नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटक से। चलिए, उम्मीद है स्क्रीनशॉट आप लोग ले चुके हैं। और ये जो है आपके 5 मार्क्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा खोखला गोला था, इसके बाद हम लोग देखेंगे एक हमारा भरा हुआ गोला होगा, मतलब कि सॉलिड स्फीयर होगा। ये हमारा हॉलो स्फीयर था, खोखला गोला था। भरा हुआ गोला कहने का मतलब है हमारा फुटबॉल जैसा ही होगा आकृति, लेकिन फुटबॉल के अंदर खाली नहीं होगा। फुटबॉल के अंदर भी हमारा जो एलिमेंट है, जो भी हम लोग मटेरियल लेंगे वो हमारा भरा हुआ होगा। कॉपर ले, सिल्वर ले, गोल्ड ले, जो आपको लेना है ले सकते हैं, एल्यूमिनियम लीजिए, लेकिन वो हमारा क्या होगा, फुल्ली पैक्ड होगा, पूरा अंदर से भरा होगा। तो भरा वाला गोला पे हम लोग अगले क्लास में हम लोग विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान निकालेंगे। उसमें भी 3 कंडीशन में, बाहर, गोला के सतह पर और फिर गोला के अंदर। दोनों में से ये शायद या फिर वो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स में पूछा है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो उम्मीद है इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आप बेहतर ढंग से इसको खुद से समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।